जय हिंद दोस्तों। हम यूपीएससी सीसेट की क्लासेस कर रहे थे पीवाईक्यूज कॉम्प्रिहेंशन के, जो कि बहुत ही हिंदी माध्यम के लिए टफ रहता है। हम लोग 2014, 2015, 2016, 2017 के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें 2018 की पीवाईक्यूज करने हैं। उसमें भी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ये 2018 है, इसके हम ऑलरेडी ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। 14 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा विजिट करिए चैनल पर, आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी और आपको यकीन हो जाएगा कि सीसेट की वजह से तो क्लासेस लेते रहेंगे तो सीसेट की वजह से यूपीएससी नहीं रुकने वाला है। जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा आसान है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वही टफ बन जाएगा। और ये वीडियो आपको यूपीएससी सीसेट के पेपर में अवश्य याद आएंगी अगर आप कर रहे होंगे तो। पीवाईक्यू तो ऑलरेडी करना ही करना है, हमारे साथ करेंगे तो थोड़ा सा सहज हो जाएंगे, थोड़ा सा डर कम लगेगा और कोई बात नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। डब्ल्यूटीओ का सदस्य होने के कारण, डब्ल्यूटीओ पर क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपने इकोनॉमी में बढ़िया से पढ़ा होगा। डब्ल्यूटीओ का सदस्य होने के कारण भारत उन समझौतों से बंधा हुआ है जिन पर भारत समेत इसके सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। व्यापार कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कुछ समझौते होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एवं अनुसमर्थन किया है। समझा जाता है कि कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुसार कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने से विकृति आएगी और इसे सीमाओं के अधीन रखा गया है। भारत सरकार हमारे किसानों को फ्री या सब्सिडी के रूप में जो एलपीजी निकल रहा मुंह से, देखो कैसी चीजें चल रही हैं जीवन में। किसानों को जो एलपीजी नहीं है, वहां पे क्या है, सब्सिडी जो यूरिया फर्टिलाइजर्स इसमें देती है। या आपने सुना होगा बिजली भी कुछ किसानों को फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। फिर आप एमएसपी देखेंगे, जो एक मूल्य देना ही होता है धान या गेहूं या अन्य जो भी फसलें हैं उसके लिए। तो डब्ल्यूटीओ कहता है कि सरकार अपने किसानों को फायदा करने के लिए उन्हें सब्सिडाइज करती है, उन्हें रुपया देती है, जिससे वह अपना सस्ता सामान मार्केट में बेच पाए। और जब सामान सस्ता कोई बेचता है तो आप जानते हैं मार्केट में गड़बड़ होता रहता है, क्योंकि एक मान लो 5 रुपए का बिस्कुट बेच रहा है, कोई कह रहा है हम 3.5 रुपए में बेचेंगे, तो मार्केट जो है ना वो अनस्टेबिलिटी आती है उसमें। इसीलिए डब्ल्यूटीओ जैसी संस्था है। और हमारे कुछ मित्र हैं देश और कुछ मित्र नहीं है। ये सब देश हमारी जो भारत की जो ये चीजें चल रही हैं इसके खिलाफ डब्ल्यूटीओ में जाते रहते हैं। अमेरिका भी जा चुका है, चीन भी जा चुका है, अन्य देश भी जा चुके हैं। अब भारत का स्टैंड ये होता है कि हम किसानों को अपने फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि किसान अभी उस स्तर पर नहीं आए हैं। दूसरा, वोट बैंक तो है ही, जो सरकार आकर यूरिया का दाम बढ़ा देगी वो सरकार शायद अगली बार ना आए, ये भी चीजें होती हैं। न्यूनतम समर्थनों से उत्पन्न आर्थिक सहायता विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकती। न्यूनतम समर्थनों से उत्पन्न आर्थिक सहायता, देखो क्या लिखा है, आर्थिक सहायता विकासशील देशों के लिए, और हम विकासशील देश हैं, कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकती। आप सिर्फ 10% ही सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूरिया, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, आपका बिजली, आपका फिर खरीद एमएसपी, तो हर जगह ही कुछ ना कुछ। इसीलिए जो एमएसपी की गारंटी वाला मुद्दा है ना, उसे ना कांग्रेस ने कभी पूरा किया, ना भाजपा पूरा करने की उम्मीद करती है। कांग्रेस विपक्ष में है या विपक्षी पार्टियां इस समय कहती है हम आएंगे एमएसपी लाएंगे, हम आएंगे एमएसपी की गारंटी देंगे। भाई किसी भी देश में आप कोई भी गारंटी देने के मोड में नहीं होने चाहिए। गारंटी का मतलब आप जानते हैं क्या है, वो कत्थर कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो खत्म करेगा उसकी सरकार चली जाएगी। तो एमएसपी की गारंटी आप डब्ल्यूटीओ के नियमों के माध्यम से भी अगर देखेंगे तो उचित नहीं है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको समझना चाहिए। आप कहोगे कहाँ इकोनॉमी पढ़ाने लगे, भरा पड़ा है ज्ञान, जब आ गया तो मैंने सोचा कुछ बता ही दूं आपको। तो एमएसपी की गारंटी जब भी कोई कहे तो उससे 2 बातें बोलना। एक, गारंटी पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको ये गारंटी देंगे वो गारंटी देंगे, तो गारंटी सब आप ही कोचिंग इंडस्ट्री में देखते होंगे, कोई गारंटी नहीं देता है। ऐसे डब्ल्यूटीओ का भी ऊपर पहरा है कि भाई आप 10% के अंतर ही रहिए। हमारी वहां बातें चलती रहती हैं डब्ल्यूटीओ में, इस वजह से कि हम इतना सब्सिडी दे रहे हैं और गारंटी दे देंगे, तब तो फिर आप समझ सकते हैं डब्ल्यूटीओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, आपको कुछ तो बातें माननी पड़ेंगी ही। कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकती। भारत में पीडीएस फ्री में अनाज बांटते हैं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
और खाद्यान्न का सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग आवश्यक है। और ये भी कहते हैं कि आप स्टॉक भर लेते हो तो मार्केट में चीजें अस्थिर हो जाती हैं। फिर आप अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वहां गेहूं की सप्लाई, धान की सप्लाई कर देते हो, तो जो आप सरकार स्टॉक करती है वह भी गलत है। यह संभव है कि कुछ वर्षों में उत्पादकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक बढ़ जाए। यह संभव है, ये संभावना भी जता रहे हैं कि मूल्य जो है वह 10% से अधिक बढ़ भी सकता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उपयुक्त परिच्छेद क्या निर्णायक संदेश देता है? अब आप बताओ संदेश क्या देना चाहता है? भारत को अपने पीडीएस को संशोधित करना चाहिए, उसने कहा कहीं पर। भारत को डब्ल्यूटीओ का सदस्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय संगठन के सदस्य ही नहीं रहोगे। आप अभी विकासशील देश हो, फिर अन्य लोग ऐसा करेंगे तो आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? भारत के लिए खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है। भारत अपने गरीबों को खाद्य सुरक्षा देता है। तो कौन सा ज्यादा सटीक होना चाहिए? सटीक क्या है? सी वाला ज्यादा सटीक है। भारत के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वह व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है। एक तरफ तो हमारी खाद्य सुरक्षा है, पीडीएस हम स्टॉक करते हैं, वह भी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है कि अगर हमारे यहाँ कभी ऐसा मौसम आया, ऐसी जलवायु आई कि हम ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाए, तो जो स्टॉक रखा है उसको हम बांट कर या बेचकर अपने यहाँ की खाद्य सुरक्षा को बचा लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में जब वह प्रधानमंत्री थे, खाद्य असुरक्षा हो गई थी, तब से हम लोगों ने सबक सीखा कि कुछ स्टॉक रखना चाहिए। और यही स्टॉक व्यापार में दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप देखते हैं ना कि सरकार इसलिए लोगों पर कार्रवाई करती है कि आप स्टॉक क्यों करते हैं चीजें, स्टॉक करोगे चीजें तो महंगाई आएगी। तो जैसी आपके देश में कोई व्यापारी करता है और सरकार उसको नहीं करने की सलाह देती है, वैसे ही देशों की बात करें तो डब्ल्यूटीओ ऊपर से कहता है आप स्टॉक करते हो, महंगाई आती है, फिर आप अपना सामान बेच देते हो। हालांकि हम अपनी खाद्य सुरक्षा की वजह से ऐसा करते हैं ना कि। ठीक है, परिच्छेद 12। भारत की शिक्षा प्रणाली उस व्यापक शिक्षा प्रणाली के नमूने पर बनी है जो यूरोप में 19वीं शताब्दी में विकसित हुई, बाद में विश्व में फैल गई। यानी कि हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी किसके अकॉर्डिंग है? यूरोप के अकॉर्डिंग। और हम लोगों ने जो इंडियन पॉलिटी पढ़ा था उसमें पढ़ा भी था 1833 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1853 का एक्ट, मैकाले आया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? कि बच्चों को अच्छे नागरिक और उत्पादक श्रमिक के रूप में अनुकूलित किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, हम सभ्य नहीं है। अभी देखो अच्छे को कॉमा के अंदर लिखा गया है, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग अलग ही दिखाया जा रहा है। और उत्पादक श्रमिक के रूप में अनुकूलित, क्योंकि उस समय उन्हें श्रमिक चाहिए थे। यह व्यवस्था औद्योगिक युग के लिए उपयुक्त थी, जिसमें सीमित क्षमता वाले अनुपालनकर्ता श्रमिकों की लगातार पूर्ति की मांग थी। औद्योगिक युग में क्या हुआ? श्रमिक आनी चाहिए। हमारे शिक्षण संस्थान ऐसे कारखानों की तरह हैं जिनमें घंटियां होती हैं, वर्दियां होती हैं, शिक्षार्थियों के जत्थे तैयार किए जाते हैं। ऐसे शिक्षार्थी जो अनुपालन के लिए ही बनाए जा रहे हैं, मतलब वही काम, यहाँ से निकलो वहां जाओ, यहाँ से निकलो यहाँ जाओ। किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से वर्तमान वातावरण पूर्णतः भिन्न है। अब हमें शिक्षा को बदलना चाहिए, ऐसा कह रहा है। यह एक जटिल अस्थिर भूमंडलीय रूप से अंतर संबंधित संसार है। हमें अपनी शिक्षा को, शिक्षा प्रणाली को विकसित होते हुए और उसे बदलने की ओर अग्रसर रहना चाहिए। जैसे आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2018 में, ये वैसे जा रहा है और 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान घटनाओं पर भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ये पैसेज लिखने से पूर्व व्यक्ति के अंदर क्या धारणाएं चल रही थी, उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था। जो नए हैं पहले वीडियो से देख कर आए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको नहीं पता पूर्व धारणा क्या है, आपको नहीं पता निहितार्थ क्या है, निष्कर्ष क्या है, आपको नहीं पता संदेश कैसे पता किया जाता है। पहला वीडियो देख कर आए। थैंक यू। भारत अपनी त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण तथा विकासशील देश बना हुआ है। क्या उसके दिमाग में ये चल रहा था कि हमारी शिक्षा प्रणाली बेहतर नहीं है इसलिए हम विकासशील हैं? उसने कहीं शिक्षा प्रणाली और विकासशील देश का कोई भी थोड़ा बहुत कंपैरिजन दिखाया? आपको पैसेज पढ़ते समय कभी दिमाग में आया कि ये बात कर रहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली बेहतर ना होने की वजह से हम विकासशील देश बने हुए हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ था। दूसरा है, आज के शिक्षार्थियों के लिए नए युग के
कौशल समूह प्राप्त करना आवश्यक है। ये मैं बोलने भी वाला था, मैंने बोला नहीं, क्योंकि आजकल स्किल्स लेवल लेवल चाहिए, केवल लेबर चाहिए, केवल श्रमिक नहीं चाहिए। आजकल स्किल श्रमिक चाहिए, स्किल्ड श्रमिक चाहिए। तो मतलब एजुकेशन पॉलिसी चेंज करने का मतलब क्या है? आजकल आप बात भी देखते होंगे करते हुए, तो लोग कहते हैं कि भाई ये सब ठीक है, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ स्किल दो, क्योंकि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाह रहा है, क्योंकि उसके अंदर स्किल नहीं है। जैसे आप ही अगर प्लान बी पूछे तो आप कहोगे, अगर आप एमए या एमएससी वगैरह किए हो तब तो कुछ कर लोगे। अगर कोई बीए करके ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उससे पूछो, अगर नहीं हुआ तो उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, वापस जीरो पे खड़ा हो जाता है मेरी तरह। मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ, अपने यहाँ कोचिंग चालू कर दिया है, तो अपन कर लेंगे, अपन को पढ़ाना आता है, 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं। आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा दोस्त, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या? क्योंकि भावनाओं में बहकर हम कह सकते हैं हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, कि सच्चाई ये है कि 0.1% के लगभग लोगों का होता है। तो आप ये जो समझ के चलिएगा कि दोस्त, हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, हम उस करोड़पति घर से नहीं आते कि 5 साल यहाँ वेस्ट कर दो, फिर कुछ नहीं हुआ तो क्या। बहुत आपको ज्ञान मिलेगा, बहुत आपको नॉलेज मिलेगी, लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास कि आप नॉलेज है आपके पास है, तो मतलब कुछ तो सोच के रखिएगा। खैर, काफी संख्या में भारतीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ विकसित देशों में जाते हैं, क्योंकि वहां की शिक्षा प्रणालियां उन समाजों को पूर्ण प्रतिबिंबित, कहीं उसने बोला कहीं पर भी कि विदेशी शिक्षा बेहतर है, विदेश में जाते हैं या कुछ भी, मतलब तीसरा तो गलत ही है। तो ये गया तो बचा क्या? केवल दो बचा। तो ऐसे भी आप सही कर सकते हो। बाकी हमारे पुराने साथी जानते हैं कि कैसे क्या होता है। आहार नियंत्रण, डाइटिंग, देखो जो करंट में है वह सब चीजें आ रही हैं धीरे धीरे। डाइटिंग का प्रचलन महामारी बन चुका है। हर कोई एक श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करने के तरीके की तलाश में है। हम सभी संजातीयता, आनुवंशिकी, पारिवारिक इतिहास, लिंग, आयु, शारीरिक और मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली एवं वरीयता के संदर्भ में भिन्न है। कोई नहीं लंबा हो रहा तो कुछ भी कर लो, नहीं लंबे होंगे। कोई मोटे आदमी हो चुके हैं तो कितने भी डाइटिंग कर ले नहीं हो सकते, क्योंकि आपका शरीर वैसा बन चुका, आपकी आनुवंशिकी, आपके जीन वैसे हैं। आप एक लिमिट के बाहर चीजें बदल नहीं सकते, समझ रहे हैं आप? अगर ऐसा होता तो मुकेश अंबानी साहब का जो लड़के हैं वह हजारों करोड़ रुपए लगा सकते थे कि भाई हमें हमारा थोड़ा सही शरीर दे दो। क्या वह कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, कितना भी डाइटिंग कर। वो तो 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा मैं, 1000 करोड़ भी वो खत्म कर सकते हैं अगर अपना शरीर व स्वस्थ पा जाए तो, लेकिन नहीं हो रहा। तो कुछ चीजें हैं जो नहीं ही सुधरती हैं। आप थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं कुछ लोग, तो वही सब कहानी यहाँ पर बताई गई है। इस कारण से हम किस आहार को सहन कर सकते हैं या किस आहार के प्रति संवेदनशील है, इस मामले में भी भिन्न है। क्योंकि आपने देखा होगा डाइटिंग के एक ही तरफ भाग रहे हैं सब, तो वह भी सिस्टमेटिक नहीं है ना। आप एकदम से कुछ और खाने लगो, आज खाया कल छोड़ा, तो वह भी एक अजीब तरीके का चीज हो जाएगी ना। आपका शरीर किस चीज के लिए है संवेदनशील, किसके लिए नहीं, वह भी देखना पड़ेगा। अतः हम वास्तव में अनेक जटिलताओं में कमी एक आहार या आहार पुस्तिका में नहीं ला सकते। यही है, अनेक जटिलताओं में कमी अगर करनी है तो एक पुस्तक से नहीं हो जाएगा कि हाँ इस पुस्तक में ये आज बनाएंगे, ये कल बनाएंगे। यह विश्व भर में मोटापे पर नियंत्रण रखने में डाइट की विफलता को स्पष्ट करता है। यानी डाइट की वजह से आप मोटे या पतले नहीं हो सकते। फर्क पड़ेगा, लेकिन 100% इम्पैक्ट जो है ना उसकी बात कर रहा है ये। जब तक वजन बढ़ने के कारणों की भली भांति समझ नहीं जाएगा, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। पता तो चले कि क्यों मोटे हो आप, हो सकता है आपको कोई बीमारी हो, आप डाइटिंग पे डाइटिंग कर रहे हो, क्या ही फर्क पड़ेगा। उन्हें दूर नहीं किया जाएगा जब तक आदतों को स्थायी तौर पर बदला नहीं जाएगा, कोई भी आहार शायद सफल नहीं होता है। लास्ट में ये भी इसने कह दिया, तो ये भी लाइन याद रखिएगा। क्या स्पीड में पढ़ रहे हैं? स्लो करते हैं। उपयुक्त परिच्छेद से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष, इन्फरेंस, निकाला जा सकता है? हमारे दोस्तों का फेवरेट इन्फरेंस। पहला, मोटापा विश्व भर में एक महामारी बन गया है। क्या ये निष्कर्ष होगा? क्या ये बताने के लिए इसने पूरा डाइटिंग और विफलता और जीन ये सब इसलिए बताया कि विश्व भर में महामारी बन गया है, ये बताने के लिए? बहुत से लोग श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करने की धुन में लगे हैं। कहीं उसने ये निष्कर्ष होगा कि बहुत से लोग इस निष्कर्ष पे लगे हैं
देखो मैंने कट नहीं किया क्योंकि संभावनाएं सब अभी खुली हैं। जो बिल्कुल गलत होता है वो मैं कट करता हूँ, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मोटापा तत्वतः एक असाध्य रोग है, इसको मैं कट करूंगा क्योंकि इसने क्या बोला, असाध्य रोग। ऐसा थोड़ी है। मोटापे के लिए कोई पूर्ण आहार अथवा एक समाधान नहीं है। तो अब आप बताओ सबसे सटीक क्या लग रहा है। मोटापा विश्व भर में एक महामारी बन गया, ये बताने का निष्कर्ष है उसका। मोटापा, बहुत से लोग श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करने की धुन में लगे हैं, ये। या मोटापा के लिए कोई पूर्ण आहार अथवा समाधान नहीं है, ये। तो यही है लास्ट वाली लाइन, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि जब तक वजन बढ़ने के कारणों को भली भांति समझा नहीं जाएगा, उन्हें दूर नहीं किया जाएगा, जब तक आदतों को स्थायी तौर पर बदला नहीं जाएगा, कोई भी आहार शायद सफल नहीं होगा। यानी मोटापे के लिए कोई पूर्ण आहार या समाधान नहीं है। हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग चीजें हो सकती हैं, हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज हो सकती है, और हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग दवाइयां भी हो सकती हैं। तो कोई पूर्ण आहार मैं कह दूं ये फल खाते रहिए पतले हो जाएंगे, ये दवा खाते रहिए पतले हो जाएंगे, ऐसा कोई एक पूर्ण आहार या एक समाधान नहीं है। क्योंकि यहाँ एक समाधान की बात कर रहा है कि ये एक्सरसाइज करते रहिए ठीक हो जाएंगे, ये डाइटिंग करते रहिए ठीक हो जाएंगे, तो इसीलिए ये सही है। अगर यहाँ पर कहता मोटापे के लिए कोई पूर्ण आहार अथवा एक समाधान है, मोटापे के लिए पूर्ण आहार अथवा समाधान है, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि एक समाधान हो ही नहीं सकता। नहीं लगा दिया इसने, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, उसने कहा भी था एक आहार पुस्तिका में कोई भी चीज नहीं आ सकती। चलिए, एक धान्य कृषि करने में बड़े जोखिम है। एक धान्य कृषि, जो पिछले लोग हैं वो बताओ, क्या एक धान्य कृषि पर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नहीं? कल ही पढ़ चुके हैं ना? तो देखो थीम रिपीट हो रही है कि नहीं? जलवायु परिवर्तन रिपीट होगा, शिक्षा रिपीट होगी, कृषि रिपीट होगा, तो पीवाईक्यू करने का फायदा है या नहीं? सिंपल सी बात है। एक धान्य कृषि करने में बड़े जोखिम है। कोई एकमात्र रोग या पीड़क विश्व भर के खाद्य उत्पादन की कतारों का समूल नाश कर सकता है। एक भयप्रद संभावना यह है कि इसकी बढ़ती हुई अपेक्षाकृत धनाढ्य जनसंख्या 2050 तक 70% और अधिक खाद्य का उपभोग करेगी। मैं सिंपल में एक लाइन बताऊं इसका, मान लो पूरे विश्व में सिर्फ धान उगाए जा रहे हैं, वह भी एक ही किस्म के, और मान लो कोई ऐसा रोग लगा कि पूरे विश्व में उस धान की उस किस्म की फसल नष्ट हो गई। अब आप बताओ, समझ में आया? संकट आएगा ना खाद्य उत्पादन पर। पूरे भारत के लोग एक ही कंपनी का दूध खरीदते हैं, और वो कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, पूरे भारत का दूध एक ही दम में साथ में खत्म हो जाएगा। तो एक ही किस्म, एक ही जगह, एक ही ऐसी जो चीजें हैं उसकी बात कर रहा है कि एकमात्र रोग आने से एक धान्य कृषि अगर आप कर रहे हो तो समस्याएं खड़ी हो सकती है, और जलवायु परिवर्तन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, अन्य भी हो सकता है। जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए तो और ज्यादा खाद्य की आवश्यकता होगी। परिवर्तित होती जलवायु से तो आ गया, ये जोखिम और अधिक बढ़ गए हैं। जैसे जैसे ग्रह गर्म होगा, मानसून वर्षा में तीव्रता आएगी, एशिया की कृषि भूमियां बाढ़ग्रस्त हो जाएंगी, उत्तरी अमेरिका को अधिक गहन सूखे का सामना करना पड़ेगा, और फसल के रोग नए परिमाणों तक विस्तारित हो जाएंगे। जैसे आप जानते हैं बरसात आती है, टमाटर 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो हो जाते हैं, क्योंकि टमाटर के पेड़ छोटे हैं। टमाटर जब बरसात होती है पानी भर जाता है, जैसे ही पानी में कोई टमाटर लगता है टमाटर सड़ जाता है, तभी बरसात में टमाटर महंगे होते हैं। तो ऐसे ही कोई भी कमी आएगी, कोई भी एक धान्य कृषि आप कर रहे हो, जैसे टमाटर महंगे हो जाते हैं, वैसे अगर उसकी कोई रोग पकड़ लेगा तो पूरे विश्व में वह फसल महंगी हो जाएगी। 18 निर्णायक संदेश, क्या संदेश देना चाहता है? आप पढ़िए, हम नहीं पढ़ेंगे, आप आंसर दीजिएगा। 18 ए आपके लिए, बी सी डी आपके लिए छोड़ दिया गया है, क्या आंसर आप दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग पढ़ते हैं।
बताइएगा इसका आंसर क्या है। दो परीक्षित और छोटे-छोटे कर लेते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। मैं वैज्ञानिक हूँ, ठीक है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, जो विज्ञान के साधनों का उपयोग करके प्रकृति को समझ सकता है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सचमुच में ऐसे हैं जिनका उत्तर वास्तव में विज्ञान नहीं दे सकता। अब आप बताओ ऐसा प्रश्न क्या आपने पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में? विज्ञान की बातें, विज्ञान कई चीजों का उत्तर नहीं दे सकता, आया है कि नहीं आया है? अगर आपको याद आ रहा है तो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि पी-वाई-क्यू भी रिपीट होते हैं, अलग तरीके से लेकिन। जैसे कि कुछ भी ना होने के स्थान पर कुछ क्यों है? हम यहाँ क्यों हैं? उन दायरों में मैंने पाया है कि आस्था इनके उत्तरों के लिए बेहतर मार्ग उपलब्ध कराती है। मैं इसको विषम रूप से कालदोष युक्त पाता हूँ कि आज के संस्कृति में एक व्यापक धारणा प्रतीत होती है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार असंगत हैं। मतलब ये समस्या है इनके लिए कि वैज्ञानिक आध्यात्मिक विचार असंगत क्यों है? क्योंकि इनको तो संगत होना चाहिए। तो आप बताइए कौन से इसके स्टेटमेंट सही होंगे? 25 पूछा क्या है? इन्फरेंस। यह विज्ञान ना होकर आस्था है जो अंततः मानव जाति की सभी समस्याओं को सुलझा सकती है। पहली बात तो सभी समस्याएं आ गई, उसने ऐसा नहीं बोला कि सभी समस्याएं आस्था सुलझा सकती है। दूसरा है विज्ञान और आस्था आपस में संपूरक हो सकते हैं यदि उनके समुचित दायरों को समझ लिया जाए। में भी क्योंकि इसने क्या बोला, वैज्ञानिक आधुनिक विचार असंगत है। अगर उन्हें संगत कर दिया जाए, संपूरक कर दिया जाए तो कई चीजें आसान हो जाएंगी। अगर मैं इस लाइन को अगर बोलूं तो ये ऑप्शन सही होता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन आगे भी हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसे अत्यंत मूलभूत प्रश्न हैं जिनका उत्तर विज्ञान अथवा आस्था किसी से नहीं दे सकते। तो ऐसा उसने नहीं बोला कि किसी से नहीं दे सकते, उसने बोला विज्ञान के पास कुछ उत्तर नहीं है, ये बोला। लेकिन ये नहीं बोला कि आस्था के पास और विज्ञान के पास दोनों को मिलाकर प्रश्न ऐसा है जो उत्तर नहीं है। ठीक है, बकवास है। आज की संस्कृति में वैज्ञानिक विचारों को आध्यात्मिक विचारों की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो निष्कर्ष ये भी नहीं निकलता, अगर सही से देखोगे आप तो निष्कर्ष बी वाला निकलता हुआ दिख रहा है। उसकी लास्ट लाइन भी यही कह रही है, चीजें असंगत हैं, अगर उन्हें संगत कर दिया जाए, संपूरक कर दिया जाए तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, काफी चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए एक और है, लास्ट ये कर लेते हैं फिर। यद्यपि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं एवं प्रथाओं को त्याग दिया है और मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वतः उन सभी पीढ़ियों को उतार फेंके जो उसे बांधती हैं, रोकती हैं और उसके लोगों को विभाजित करती हैं और उनमें से अधिसंख्य लोगों का दमन करती हैं तथा शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। यद्यपि मैं ये सब चाहता हूँ, फिर भी अपने आप को अतीत से पूरी तरह काटना नहीं चाहता। देखो इम्पोर्टेंट क्या लाइंस हैं, उन्हीं को अंडरलाइन करना है। अब आप समझ गए होंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है। मुझे अपनी महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और है भी, और मैं सचेत हूँ कि मैं भी हम सभी की तरह उस अटूट श्रृंखला की कड़ी हूँ जो इतिहास के उषा काल के भारत के अविस्मरणीय अतीत से संबंध है। तो इसने कह दिया, मैं छोड़ भी चुका हूँ लेकिन गर्व भी है, ये सब बातें ये कह रहा है। त्याग दिया है इसने पहले बोला, लेकिन ये कहा गर्व भी है हमें। लेखक क्या चाहता है? भारत अपने को अतीत के बंधनों से मुक्त करे। क्योंकि क्यों चाहता है कि अपने अतीत के बंधनों से मुक्त करे? वह भूतकाल के औचित्य को नहीं समझ पा रहा। कहीं उसने बोला कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं मेरा भूतकाल क्या था? सिंपल सी बात है, ऐसा थोड़ी था। बी, ऐसा कुछ नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। उसने तो बोला है कि हम, ये देखो लाइन क्या लिखी है, मुझे अपनी महान विरासत पर गर्व है। तो बी तो बकवास है। उसकी भारत के इतिहास में रुचि नहीं है। उसने ऐसा कहाँ कहा? अगर उसे गर्व है, ये कह रहा है भारत के अविस्मरणीय अतीत से संबंध है, हमें गर्व है उस पर, तो गर्व है तो उसको रुचि क्यों नहीं होगी? वे उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। हाँ, ये बोल रहा था उसने, इसने बोला ना यहाँ पे, भारत स्वतः सभी पीढ़ियों को उतार फेंके जो उसे बांधती हैं, रोकती हैं, लोगों को विभाजित करती हैं, अधिसंख्य के लोगों का दमन करते, शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। इसका मतलब है कि वह भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकती हैं। भौतिक का मतलब ही है शरीर, आत्मा, इन सबके विकास को रोकती हैं। भारत अपने को अतीत के बंधनों से मुक्त करे, क्योंकि
लोगों को विभाजित, वही बात लिखी गई है, डी वाला आंसर सही होगा। बाकी आपका कमेंट उस क्वेश्चन के लिए आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 डालकर आप लिखिएगा, ए बी सी जो भी आपका आंसर है। जय हिंद, जय भारत।